स्ट्रगल टीवी में खुश आमदीद। आई मीशा किजरवट्टू और हम फ़लसफ़े की सीरीज़ जारी रखते हुए आज बात करेंगे सोक्रेटिस के बारे में। इनको उर्दू में सुकरात कहा जाता है और इनके बारे में आपको कुछ और मालूम हो या ना हो, दो बातें ज़रूर मालूम होगी। एक ये कि इन्होंने जहर का प्याला पी लिया था, दूसरी ये कि ये बहुत ही एक और अजीम शख्सियत प्लेटो यानी अफलातून के उस्ताद हैं। सोक्रेटिस के बारे में ये जानने से पहले कि व्हाट मेक्स हिम द फर्स्ट और ग्रेटेस्ट मार्टर ऑफ फिलॉसफी, मैं आपको एक फन फैक्ट देना चाहती हूँ विच इज़ ही नेवर रोट एनीथिंग हिमसेल्फ। उन्होंने अपनी टीचिंग्स या अपने आइडियाज़ में से कुछ भी खुद नहीं लिखा। हम उनके बारे में जितना जानते हैं या जो जानते हैं वो जेनोफोन या प्लेटो के ज़रिए से जानते हैं। Plato's account of Socrates या Plato using Socrates as a character is pretty famous and काफ़ी काम है जो हम सब ने पढ़े हुए हैं। A lot of us have read Plato's work जिसमें वो Socrates को as a character यूज़ करते हैं, लेकिन जेनोफोन का अकाउंट इतना फेमस नहीं है क्योंकि उनका फ़लसफ़े की दुनिया से इतना ताल्लुक़ नहीं था। अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में बर्ट्रैंड रसल लिखते हैं, I'll read it out for you guys। ये वो जेनोफोन के बारे में कह रहे हैं, A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something that he can understand। यानी वो उतना ही आगे पहुंचाएगा जितना उसको खुद समझ में आता है। एंड सिंस उनका फ़लसफ़े से इतना ताल्लुक़ नहीं था, that sort of is a dig at the fact कि उनको he wasn't the most reliable person to portray Socrates in an honest and philosophical manner. So the best guy for that is Plato. Okay, to understand in detail के Socrates कैसे बने, हम पहले बात करते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड की। जिस तरह से एंशिएंट ग्रीस के काफ़ी फ़िलासफ़र्स हैं, प्लेटो इज़ वन ऑफ देम, जो बहुत अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। Socrates was not from a very elite aristocratic family. उनके father by profession एक stone worker थे। He lived comfortably, लेकिन he wasn't an aristocrat in the true sense of the word। उसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात जो unfortunately काफ़ी लोगों को नहीं पता सोक्रेटिस के बारे में is that he was a warrior, he was a hoplite। hoplite यानी एक सिटी स्टेट का सोल्जर। I'm pretty sure all of you know कि एंशिएंट ग्रीस में सिटी स्टेट्स होती थी, like Athens was a city state, Sparta was a city state। तो it was compulsory and it was also very respectable and noble to be a soldier या warrior for your city state, और उसको hoplite बोलते हैं। उनके जंगों के भी किस्से काफ़ी मशहूर हैं। Once he risked military discipline to save Alcibiades, उसकी जान बचाई इन्होंने, on which Alcibiades says कि he should be awarded a military honor, but for Socrates military honor या monetary honor की कोई वैल्यू नहीं थी। He cared more about moral honor। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करने वाला, इवन though he wasn't an aristocrat, और एक एथेंस के लिए इतनी मिलिट्री सर्विसेज सर अंजाम देने वाला शख्स, उसको सज़ाए मौत क्यों सुनाई गई? To make sense of that, I think Plato की apology is a very important text। apology का यहाँ पे मतलब या translation हरगिज़ भी माफ़ी नहीं है। Apology is what Socrates explains to the jury when he's accused of corrupting the youth of Athens, लेकिन वो हरगिज़ माफ़ी नहीं मांग रहे। एंड अपोलॉजी में सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या या सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाला वाक़या है द वे ही एक्सप्लेन्स द ओरेकल एट डेल्फी। ही सेज कि वन ऑफ माई एक्वेंटेंसेस वेंट टू द ओरेकल एट डेल्फी। ग्रीक मिथोलॉजी में कहा जाता था कि वंस यू सेट फ्री 2 ईगल्स फ्रॉम 2 एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड उनको कहा ज़्यूस ने टू मीट एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, and they met at Delphi, and since then Greek mythology में उसको navel of the world यानी center of the world कहा जाता है। वहाँ पे अपोलो का टेम्पल था जहाँ पे एक priestess intoxicated by the fumes of the temple would speak as they believed the word of God, which was mostly Apollo। तो Socrates का एक friend acquaintance जाता है and he asks, is there anyone wiser than Socrates? And the oracle says, No, there is no one wiser than Socrates। And ये सुनकर Socrates खुद बहुत हैरान होते हैं कि because he famously used to say कि I know nothing, तो if I know nothing, how am I the wisest?
इसकी वजह से ही सेट आउट ऑन अ जर्नी टू टॉक टू पीपल जिनको एथेंस में वाइज कंसिडर किया जाता था. ही सेट आउट एंड ही टॉक टू इंटेलेक्चुअल्स, टू विमेन एज वेल, टू पोइट्स. एंड उसको पता लगा कि इनको जितना लगता है इन्हें पता है, या ये जितना कहते हैं इनको पता है, दे डोंट एक्चुअली नो उतना ज़्यादा. इट्स बेसिकली hollow arrogance. Poets did not know what their verses mean, and basically उसको पता लगा कि people say they know everything, they think they know everything, but in reality जब आप उनसे सवाल करते हैं they don't have answers. और सवाल करने से let us transition into the next important thing associated with Socrates, which is the Socratic method. Okay, so Socratic method is basically questioning, and interestingly जो dialectics हैं वो Socratic method से आते हैं. It is a crude initial form of dialectics because it involves thesis, one argument, antithesis, उसकी opposing argument, and then synthesis जो उस thesis और antithesis को consider करते हुए the best possible answer या argument that comes as a result of that. तो हेगल की dialectics he applied this very thing to history. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज थीसिस एंड देन एंटीथीसिस टू कम अप विद अ सिंथेसिस. Socratic method is largely questioning, सवालात उठाना, and ये सवालात उठाना sort of led to problems for our philosophical hero right here, which then brings us to the trial of Socrates. अब इस ट्रायल की डिटेल्स में जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि there was this Greek playwright Aristophanes who wrote a play called The Clouds. और Clouds में Socrates का caricature sort of character present किया गया, which was a comic character. और क्योंकि एथेंस में अब it's not the norm कि हर कोई first hand हर किसी को जानता हो, right? बेशक एथेंस की population इतनी ज़्यादा नहीं थी, but not everybody had conversed with Socrates, not everybody knew him first hand, या not everybody attended his school या followed या had heard his teachings first hand. But थिएटर तो सब देखते हैं. तो थिएटर में जब ये प्ले हुआ तो Socrates was presented as a sort of character. जो मैं आपको थोड़ा इस प्ले का बैकग्राउंड देती हूँ. I would suggest you guys should read it because it's kind of funny. But थोड़ा सा ओवरव्यू उसका ये है कि there is this guy जिसके बेटे को घोड़े खरीदने का बहुत शौक होता है for gambling and just to collect high fine breeds of horses. तो which is the equivalent of आजकल Lamborghini या कोई लग्जरी कार खरीदना. तो इन चक्कर में ही इज़ इन great debt. तो उसके अब्बू कहते हैं, उसके वालिद साहब कहते हैं कि we cannot pay back the debt. बट मैंने सुना है कि there is this guy Socrates जो बहुत कन्विंस कर सकता है लोगों को. he's good at arguments. तो let's just learn how to persuade the people जिनको हमने कर्जा देना है कि वो हमें कर्जा माफ़ कर दें. तो इस इंटेंशन के साथ ही goes to Socrates and then the whole play unfolds कि Socrates को कहता है कि मुझसे जितने पैसे लेने हैं ले लो, बस मुझे ये सिखा दो कि ओके हाउ टू परसुएड देम कि वो कर्जा माफ़ कर दें. वो इससे हमारे पास इमेज आ रहा है ऑफ अ पर्सन, जबकि who is like the sophists were the people before Socrates या during his time जो rhetoric सिखाते थे, persuasion सिखाते थे, the art of winning argument सिखाते थे, but पैसे लेकर. But Socrates was not like that. वो sophist के बिल्कुल opposite था. He was not the sort of person who would take money for such a thing. उसका काम rhetoric या persuasion नहीं था. In fact उसका काम था actual questioning for the pursuit of truth and knowledge. ओके तो अब हम ट्रायल पर हैं. तो एक तो Aristophanes के क्लाउड had a very significant impact on creating this image of Socrates क्योंकि he is corrupting the youth. एक और बात ये थी कि Meletus की तरह जो बाकी लोग थे वो part of that accusation या part of that jury, उनके अपने children, the children of the aristocrats, Plato was one of them, वो भी उससे सवाल करना सीखते थे. They would question democracy that their fathers were a part of. कि Socratic method में Socrates का एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वो ये है कि he would go and ask people कि ठीक है आपका जूता टूट गया है तो आप किसके पास जाते हो. They would obviously say cobbler के पास, मोची के पास. And then he would say कि ओके बाल कटाने आप किसके पास जाते हो. They would say barber के पास. इसी तरह then he would ask कि ठीक है फिर हम स्टेट रन करने के लिए किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी करिज्मेटिक पर्सनालिटी या किसी भी ओरेटर को क्यों चूज़ कर लेते हैं. ही डज नॉट हैव द स्पेशलिटी फॉर दिस. दिस लेज
द फाउंडेशन फॉर प्लेटो का वो सोल्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग, वो यूटोपियन प्रोसेस टू पिक द परफेक्ट पर्सन टू रन द स्टेट। इसी तरह दे वुड देन क्वेश्चन देयर फादर्स। तो एक और वजह ये भी है कि सोक्रेटिस को उन्होंने स्केपगोट बनाया। एथेंस की रेपुटेशन वाज डिक्लाइनिंग, इट हैड लॉस्ट अ वॉर, तो उनको अपनी वो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी किसी पे, एंड ही वाज द परफेक्ट टारगेट। उसके बाद द लास्ट एंड फाइनल स्ट्रॉ वाज द फैक्ट कि ज्यूरी ने कहा कि ओके फाइन, ठीक है, आप पे ये एक्यूजेशंस तो हैं, but since you have worked for the military, you have served Athens as a citizen and you're one of our very respected warriors, तो आपको हम इतना देते हैं कि ओके पिक अ पेनल्टी फॉर योरसेल्फ। अब इसमें देयर इज वन अकाउंट दैट सेज कि ही पिक्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट जो कि प्लेटो अकेला भरकर उनको छुड़वा सकता था, एंड अनदर अकाउंट सेज कि ही सेड ओके आई शुड बी ऑनर्ड विद फ्री मील्स बिकॉज जो मैंने किया दैट वाज not harmful, that was a service to the community. Is pe the jury sort of got pretty mad, and ये final straw था, and then a friend here was sentenced to death by drinking hemlock. Now moving on to his death. इस book का cover, it's the last days of Socrates, and इसके cover पे this is a scene from his death. This is Crito holding his legs. तो इट इज सेट कि क्रीटो ने कहा था कि वी कैन स्टिल रन अवे, हम अभी भी भाग सकते हैं, वी कैन एस्केप। सोक्रेटिस वाज प्रीटी चिल अबाउट इट। यहाँ भी हिज एक्सप्रेशंस आर नॉट वेरी फ्राइटेंड, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, ही इज नॉट स्केयर्ड एट ऑल। एंड जो लास्ट डायलॉग्स हैं फेडो में और इन अदर वर्क्स ऑफ प्लेटो, दे डू इंडिकेट कि सोक्रेटिस वाज प्रीटी zen अबाउट इट, क्योंकि ही बिलीव्ड इन द इमोर्टैलिटी ऑफ सोल। उनको वर्ल्डली लाइफ से कोई कंसर्न नहीं था। ही उनकी टीचिंग्स एंड द वे ही लिव्ड लाइफ इंडिकेटेड दैट ही डिड नॉट बिलीव कि दिस वर्ल्ड इज एवरीथिंग। एंड उसके बाद जो द गाय हु वाज सपोज्ड टू गिव हिम वो हेमलॉक का प्याला, जहर का प्याला, ही सेड कि यू आर वन ऑफ द नोबलेस्ट पीपल दैट हैव एवर कम हियर, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको जहर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इट्स माई ड्यूटी, वरना आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। तो ही सेज या आई डू, तो ठीक है बताओ पीऊँ इसको, क्या करूँ? ही सेज कि क्या पिए, एंड देन वॉक एंड देन जस्ट लाई डाउन। ही डिड दैट, एंड व्हेन ही लेड डाउन तो वो इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि ओके दीज आर हिज फाइनल मोमेंट्स। एंड बिल्कुल लास्ट में ही सेज टू क्रीटो के मेरे लिए मतलब ओके इट्स ओवर, अब मेरे लिए एक मुर्गी की कुर्बानी दे देना टू द गॉड ऑफ हीलिंग। अ लॉट ऑफ पीपल से कि गॉड ऑफ हीलिंग को सैक्रिफाइस देने का मतलब एज हिज लास्ट विश ये था कि ही थॉट कि द वर्ल्ड, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ सॉर्ट ऑफ सिकनेस जिससे नाउ ही हैज बीन हील्ड बाय डाइंग। दिस वाज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ बिलवेड फर्स्ट हीरो ऑफ फिलॉसफी। इसके बाद I'd like to give you some fun facts about Socrates that not many people know. उसमें से पहला तो ये है कि he used to hear voices, जिसको he called divine voices या the voice of consciousness. Another fun fact is that he wouldn't get drunk. Even if he drank wine in excess, so he would never lose control of himself. Another fun fact is that उनको गर्मी और सर्दी नहीं लगती थी. If you read Symposium, तो there is an account of Alcibiades describing वो soldier war वाले days, जिसमें एक वाक़या वो ये भी बताता है कि he would walk better barefoot on snow than other soldiers would wearing boots on snow, बर्फ़ पर. And another fun fact is that he was kind of ugly. नीचे उनके बारे में जो पैराग्राफ लिखता है, I'll post it, I'll screenshot here. वो पैराग्राफ काफ़ी interesting है, you can pause and read. It's majorly about his looks. Personally makes no sense to me, but yeah, he was ugly according to Athenian standards and Nietzsche standards. Another fun fact is that clothes, he would wear really dirty and old clothes, or shoes, he would rarely wear shoes. In fact, Symposium के ही शुरू में he's wearing shoes, which is a very rare thing. The guy says to him कि wow, आप इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हो, any special occasion, which shows that him wearing shoes is not a daily occurrence. And last but not the least, another fun fact which Armand de Amar in this book Socrates in Love describes in great detail is that he was in love with Aspasia,
जो कि पेरिक्लीस की कंपेनियन थी. It's a whole conspiracy theory in itself. Okay, there are some pretty solid arguments, and it's very interesting to believe कि Symposium का Diotima figure is also based on Aspasia. You can read more into this on your own. Another fun fact is that इसके अलावा भी he had 2 partners and that he was not a very good dad. One of his wives, who was famously called a shrew, would say कि okay, he brings more trouble in the house than he brings bread. Okay, so this was the story of one of the greatest figures in Western philosophy that has ever existed. बट एंड पर मेरा आप सबसे एक सवाल है कि सोक्रेटिस से पहले वाले जितने भी फिलोसफर्स हैं इन ग्रीस who talked about cosmogony and many matters of the universe, वो बहुत अजीम हैं. they have done great work. लेकिन फिर भी सोक्रेटिस से पहले वाले सबको ब्रॉडली कैटेगराइज करके प्री सोक्रेटिक्स कहा जाता है. So my question here is कि सोक्रेटिस को इतना अजीम क्या चीज़ बनाती है कि उससे पहले आने वालों की एक कैटेगरी अलग है बेस्ड ऑन हिज नेम, प्री सोक्रेटिक्स. व्हाट हैज़ ही चेंज्ड इन फिलोसफी? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू गाइज. व्हाट हैज़ ही चेंज सो मच कि उससे आने वाले प्री सोक्रेटिक्स हैं एंड देन वी हैव सोक्रेटिस. अल्फ्रेड नॉट व्हाइटहेड बहुत फेमसली कहते हैं कि ऑल ऑफ फिलोसफी इज अ फुट नोट टू प्लेटो. लेकिन प्लेटो का अ मेजर चंक ऑफ प्लेटोज वर्क इज एक्चुअली सोक्रेटिस. एंड देन वी ऑल्सो डोंट नो कि उसके काम में वेयर डज सोक्रेटिस एंड देन प्लेटो बिगिन. एनीवेज, अभी के लिए आप बस यही सोचें कि व्हाट मेक्स सोक्रेटिस सो ग्रेट कि उससे पहले आने वाले प्री सोक्रेटिक्स हैं and then he has sort of set up a whole revolution in philosophy. And the next time I see you, we'll be talking about Plato.